तो कृषि कानूनों के खिलाफ किसान का प्रदर्शन लगातार जारी है और एक के बाद एक फिर से किसानों की बैठकें बेनतीजा रही हैं। अब 9 दिसंबर को सरकार ने अगली बैठक का आह्वान किया है, लेकिन किसानों के आंदोलन को अब 10 दिन का समय हो गया है। किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार किसानों के सामने कानून को संशोधित करने का प्रस्ताव रख रही है, लेकिन किसान उसको नकार रहे हैं। सरकार के इस प्रस्ताव को आज भी 5वें दौर की बैठक में ठुकरा दिया गया है। किसानों ने दो टूक कह दिया है कि नए कृषि कानून को पूरी तरह से खत्म किया जाए और एमएसपी पर लिखित गारंटी उनको दी जाए। सरकार किसानों को समझाने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन किसान अपनी बात पर अड़े हैं। अब किसान किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है। किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का भी ऐलान किया है, लेकिन इन सब के बीच में बड़ा सवाल यह है कि किसानों को अब सरकार कैसे मनाएगी और क्या भारत बंद से जो हल है वो निकलेगा, ये जो गतिरोध है कैसे खत्म होगा। आज इन्हीं सवालों के साथ आज हम करने वाले हैं आज की बड़ी बहस। तो बड़ी बहस को आज हम आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले किसानों का चिल्ला बॉर्डर पर प्रदर्शन जारी है। हमारे संवाददाता ने किसानों के साथ वहां पर भी बातचीत की थी और वहां पर भी किसान इस बात को लगातार कहते हुए नजर आए कि अगर यहां पर हल कोई नहीं निकलता है तो फिर उनका ये जो प्रदर्शन है, जो आंदोलन है, वो लगातार जारी रहेगा। लेकिन इन सब के बीच में बड़ी जानकारी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आज जो बैठक अभी समाप्त हुई है उसके बाद सबसे अहम बात यह है कि किसान बाहर आकर के इस बात को कहते हुए नजर आए कि अब वो अगली मीटिंग यानी कि जो 9 तारीख का समय दिया गया है उसमें वो प्रपोजल की मांग कर रहे हैं, यानी कि सरकार ये प्रपोजल बना करके दे किसानों के पास कि आखिर वो अब इस पर क्या करने वाली है और उसके बाद किसान इस पर विचार करेंगे कि क्या इस प्रपोजल के आधार पर उनको इस वार्ता में जाना चाहिए या फिर नहीं। यानी कि अब पूरी तरह से जो गेंद है वो सरकार के पाले में है और सरकार को अब ये इंश्योर किसानों को करना पड़ेगा कि अगर उनको मीटिंग में बुलाना है तो ये प्रपोजल भी वहां तक पहुंचाना होगा सरकार को। कुल मिलाकर के समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है किसी भी तरीके से। आप देखिए, क्योंकि आज भी लगातार 2 बजे से बैठक चलती रही और 7 बजे के आसपास ये बैठक समाप्त हुई है, निष्कर्ष नहीं निकला है। किसान अपनी बातों पर अभी भी अडिग हैं। उनकी तरफ से ये बात बार बार दोहराई जा रही है कि जब तक इन तीनों कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है, एमएसपी पर उनको कोई पुख्ता या लिखित तरीके से नहीं दिया जाता है, तब तक कि आंदोलन वापस नहीं होगा। किसान डटे रहेंगे, किसान वापस नहीं जाएंगे। इस बात को फिर से दोहरा दिया गया है और वार्ता बेहद लंबी चली है। बार बार समझाने की कोशिश सरकार की तरफ से, आज चूंकि तमाम अधिकारी भी मौजूद थे, वो भी बराबर समझाने की कोशिश किसानों को कर रहे थे कि ये बिल उनके हित में है या फिर कुछ ऐसे क्लॉज हैं जिस पर संशोधन हो सकता है। लेकिन अब संशोधन पर भी किसान मानने को तैयार नहीं है। कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, 4 दौर की वार्ता पहले भी हुई। आज 5वें दौर की जो वार्ता थी उसमें भी कोई हल फिलहाल निकला नहीं है और अब 9 तारीख की बात कही गई है सरकार की तरफ से कि 9 तारीख को आइए, 11 बजे बैठेंगे, हम अपना फाइनल आपको जो डिसीजन है वो बताएंगे। लेकिन किसान ये भी कह रहे हैं कि उससे पहले वो प्रपोजल बना करके सरकार किसानों तक पहुंचाए कि आखिर 11 तारीख को सरकार क्या करने वाली है। तो ये बेहद अहम है कि अब सवाल जो बरकरार है वो यही है कि ये गतिरोध आखिर खत्म कैसे होगा। किसानों को मनाने की अब तक की सारी कोशिशें आप देख रहे हैं कि नाकाम साबित हो रही हैं और आगे अब सरकार क्या इस पर एक्शन लेती है, क्या सरकार मनाती है या क्या जो किसानों की मांगे हैं उनको मानती है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि एक बड़े सवाल के तौर पर अभी भी बरकरार हैं और किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। और उन सब के बीच में महत्वपूर्ण ये भी है कि 8 तारीख को किसानों की तरफ से भारत बंद का आह्वान भी किया गया है। उसको और पुरजोर तरीके से पूरे देश के अंदर इस भारत बंद को सफल बनाया जाएगा, ये बात भी किसानों की तरफ से कही गई। धीरे धीरे करके जो बैठक के बाद बाहर किसान निकल रहे हैं उनकी बातों को भी आपने सुना है और एक बार फिर से किसानों की तरफ से इस बातों को कहा गया और सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं किसान। सरकार कहती सी कि कानून ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ किसान हितैषी ने और सरकार किसान ਦੇ ਪੱਖ में ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਚ ਤਰਕਸੰਗਤ ਰੂਪ ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ मतलब आज की पूरी डिस्कशन हुई और लास्ट में सरकार ने 9 तारीख का टाइम लिया है कि 9 तारीख को हम इसको फाइनल करके जैसा रूप में निबेड़ेंगे।
तो लगातार किसानों के रिएक्शंस आप देख रहे हैं और किसानों की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि अब जब तक इन कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है तब तक वो मानने वाले नहीं है, वो अपनी बातों से पीछे हटने वाले नहीं है, आंदोलन वापस नहीं होगा। तो सवाल अभी भी ये बरकरार है कि आखिर इसका जो हल है वो कैसे निकलेगा। अब तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अनिला सिंह जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। अनुराग भदौरिया जी, आपका भी स्वागत। विजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय उपाध्याय जी, आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर सीबी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर सीबी सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अनिला जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आज भी मैराथन बैठक रही है, तकरीबन 5 घंटे तक चली बैठक बेनतीजा रही है। किसान बाहर आकर के ये कह रहे हैं कि जब तक कानून वापस नहीं लेंगे वो अपने आंदोलन को पीछे खींचने वाले नहीं है। अब यहां से आगे क्या? जी बिल्कुल, मैं भी आशा कर रही थी कि आज कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा और अभी भी मुझे विश्वास है कि डायलॉग के साथ ही कोई डायरेक्शन मिलता है। और अभी ये हुआ है कि 9 तारीख को फिर एक बैठक और होगी। इधर किसान जो है उनकी अपनी मांगे हैं, उससे पीछे वो हटना नहीं चाह रहे हैं। सरकार जो है बिल तो है ही, सरकार लगातार समझाने का प्रयास कर रही है। अब फिर 9 तारीख का ही हमको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि भाई जो सरकार कह रही है उसके लिए किसान तैयार नहीं है। तो किसान कह रहे हैं तो नहीं, लेकिन अनिला जी, नेगोशिएशन के लिए तो तैयार ही नहीं है ना किसान। तो अब चर्चा आपको क्या लग रहा है कि कैसे चर्चा? क्योंकि आज भी किसान इस बात को पहले भी कहते रहे, 8 तारीख को भारत बंद का भी उन्होंने इस बीच में आह्वान कर दिया है। उम्मीद ये हो रही थी कि आज अगर किसी बात पर सहमति बन जाती है तो हो सकता है कि 8 तारीख को भारत बंद भी ना देखने को मिले। लेकिन अब चूंकि सहमति बनी नहीं, 9 तारीख को लेकर के भी किसान जो बाहर निकले हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार को एक प्रपोजल हमको देना होगा और सरकार प्रपोजल देकर के हमको ये बताए कि वो क्या चर्चा करना चाहती है, उस आधार पर हम इस चर्चा में जाएंगे। तो यहां से कैसे आगे के जो रास्ते हैं या जो राह है वो बनती हुई नजर आ रही है? ये तो बहुत बड़ा मुझे लग रहा है कि एक संकट है और चुनौती है बहुत बड़ी। कैसे निकालेंगे इसका हल? देखिए, डेडलॉक जो अभी जैसा आपने कहा उसको एक तरीके का डेडलॉक बोल रहे हैं, जबकि डेडलॉक ना हो इसका। अनिला जी, मैं आपको रोक रहा हूँ, इस बीच राकेश टिकैत जी कुछ कह रहे हैं, उनके रिएक्शंस को सुनते हैं एक बार। वे नहीं जाएंगे, वो तो क्रांतिकारी हैं, बुजुर्ग बहुत मजबूत है। अरे हम 83 साल के, हमने ठीक है, सब दूध पिएंगे यहीं रहेंगे, आए दिल्ली देखेंगे। 83 साल के भी घर जाएंगे। भारत बंद की बात है, वो तो रहेगा। तो चलिए, राकेश टिकैत को आपने सुन लिया, हम यहीं पर डटे रहेंगे, इस बात को उन्होंने दोहराया। नीला जी, एक बार फिर से मैं आपके पास वापस आता हूं। बड़ी मुश्किल है भाई, क्योंकि देखिए दिल्ली के चारों तरफ, और अब तो किसान ये भी कह रहे हैं कि हम और ज्यादा संख्या में यहां पर जुटने वाले हैं। आप बार बार ये कह रहे हैं कि पहले तो एक दिन का गैप लेकर के मीटिंग हुई, 5 दौर की वार्ता हम लोग देख चुके हैं, अब बीच में 3 दिन का समय और लिया गया है। सवाल यह है कि इसका हल कैसे निकलेगा? अगर किसान स्पष्ट तौर पर यह कह रहा हो कि आपको ये कानून ही वापस लेने, उससे कम पर वो मानने को ही रेडी नहीं। देखिए, मैंने जब मैं चर्चा में बैठी हूँ, मैंने एक बात कही है कि एक ये जो परसेप्शन क्रिएट करवा दिया गया है किसानों के मन में, कोई किसी प्रकार की शंका या वो भ्रम, ये सब शब्दों का प्रयोग मैं नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ कि एक परसेप्शन जो क्रिएट करा दिया गया है, अब उसमें किसका रोल रहा है, कांग्रेस का रोल रहा है या किसी और का रोल रहा है, मैं इसमें चर्चा नहीं करना चाहती, क्योंकि ज्यादातर किसान जो है हमारे पंजाब से आए हैं। बाकी प्रदेशों से इतना बड़ा रिप्रेजेंटेशन नहीं है जितना किसान जो पंजाब के हैं उनका रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर। वहाँ जो है गेहूं और चावल बुआई के ज़्यादा किसान रहते हैं। जैसे मैं अगर अपने उत्तर प्रदेश की बात करती हूँ तो अभी क्या है, हमारे यहाँ तो गन्ना बेल्ट है, पश्चिम में भी जहाँ पर हम बैठे हुए हैं हम, ये भी यहाँ पूरी गन्ना बेल्ट है। इस वक्त गन्ना की कटाई हो रही है और चीनी मिल में वहाँ पे सब गन्ना जा रहा है, फिर गन्ने की बुआई होगी। तो मैं कह रही हूँ कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन अभी है भी नहीं किसानों का और उनके संगठनों का। तो अभी मुझे ये डेडलॉक बहुत ही खतरनाक लग रहा है, क्योंकि अनिला जी, 40 से ज्यादा प्रतिनिधि आज पहुंचे हुए थे और मुझे लगता है कि ज्यादातर संगठन थे उसके अंदर। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां गन्ना बेल्ट या जिन किसानों का आप जिक्र कर रहे हैं, राकेश टिकैत अभी बाहर निकल करके इन बातों को कहते हुए नजर आए। ठीक है, लेकिन इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। विजय जी हमारे साथ चूंकि मौजूद हैं। उपाध्याय जी, मैं आपके पास आता हूं। अनिला जी, मैं आऊंगा आपके पास। उपाध्याय जी, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, किसान कहीं का भी हो, आप अगर केंद्र के अंदर सरकार चला रहे हैं तो आपको पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन चाहिए ना भाई। आप तो पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, वो भी तो किसान ही है ना, उसका भी हल आपको निकालना है। विजय उपाध्याय जी, यहां से राह आगे आपको क्या नजर आ रही है? क्योंकि आज भी वार्ता हम लोग कह रहे हैं कि बेनतीजा है, क्योंकि किसान बाहर आकर के अब तो ये भी कहने लगे हैं कि आपको खुद प्रपोजल भेजना होगा, प्रपोजल भेजिए, हम विचार करेंगे, उसके बाद हम 9 तारीख को पहुंचेंगे। अब आगे क्या? देखिए, डेडलॉक है और किसान अड़े हुए हैं। सरकार के पास समाधान के क्या सूत्र हैं, अभी तक तो बातचीत में सामने नहीं आ पाया है।
अब ये एक ऐसी स्थिति है जब पंजाब के, हरियाणा के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान डटे हुए हैं सड़कों पर। ये अनिश्चितता की स्थिति है। मुझे लगता है कि ग्रीन रिवोल्यूशन का जो जिस क्षेत्र को सबसे ज्यादा लाभ हुआ और जहाँ के किसान सबसे बड़े किसान हैं, जो सबसे ज्यादा जहाँ से गेहूं और धान की खरीद होती है, भले ही सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है लेकिन खरीद सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा से होती है। उसके बाद मध्य प्रदेश से, फिर उत्तर प्रदेश से। तो जो ये एमएसपी पे खरीद का मुद्दा है, ये निश्चित तौर पे ये बात सही है कि देश भर के किसानों का तो मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि जहाँ गेहूं नहीं होता है वहाँ के किसान इसकी मांग ही नहीं कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में गेहूं बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है। यहाँ के किसानों की गेहूं की खरीद ये तो योगी सरकार ने 53 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचाया नहीं, 25 लाख 22 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा कभी खरीद होती ही नहीं थी। तो एमएसपी का तो मजा लिया ही नहीं है उत्तर प्रदेश के किसानों ने। और उत्तर प्रदेश की जोतें छोटी हैं, 85% किसान यहाँ सीमांत कृषक हैं, लघु कृषक हैं, तो वो आंदोलन कैसे करेंगे? आंदोलन तो बड़े किसान ही कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश से तो अमिताभ बच्चन भी किसान है। आपको अगर पता हो तो यहाँ लखनऊ से, काकोरी से अमिताभ बच्चन बाकायदे किसान हैं और अमिताभ बच्चन जी किसान के तौर पे दर्ज हैं। उनके खेतों से उगाया बीज जो है उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम खरीदता है। अब तो मेरा मानना है कि एक तो ये डेडलॉक खत्म हो और जब किसानों की मांगे मान ली जाए, किसानों की शर्तें मान ली जाए, तो अब वो समय भी आ गया है कि जो एग्रीकल्चर इनकम है उस पे भी तय करना चाहिए कि इनकम टैक्स लिया जाए, क्योंकि छोटे किसानों के हित में ये जरूरी है कि बड़े किसान कुछ त्याग करें ताकि छोटे किसानों को उसका लाभ सरकार। चलिए विजय जी, ये आपने एक नई बहस छेड़ी है, ठीक है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन अनुराग जी चूंकि हमारे साथ मौजूद हैं, अनुराग भदौरिया जी कैसे देख रहे हैं? भाई देखिए, 4 दौर की वार्ता, फिर 5वें दौर पर भी उम्मीद ये थी कि कोई हल निकलेगा, आज भी हल नहीं निकला और अब तो 9 तारीख का समय है। क्या लग रहा है कि कोई उम्मीद करी जाए? वो सड़कों पे ठंडियों में ठुठुर रहा है और सरकार वार्ता पे वार्ता कर रही है। मैं कह रहा हूँ इसमें वार्ता की जरूरत क्या है? किसान कह रहा है ये कानून मुझे नहीं चाहिए, इसमें परिवर्तन कर दीजिए, तो कर दीजिए। किसान के लिए आपने कानून बनाया है ना। जब किसान नहीं चाह रहा है तो फिर आपको दिक्कत क्या है? और फिर उसमें आप अपनी धरना सेठों की मदद करने के लिए कभी फार्मूला निकालते हो, ये पंजाब के किसान हैं तो हरियाणा के किसान हैं, ये तो यूपी के हैं, ये बिहार के नहीं है तो महाराष्ट्र के। तो आप चाहते हैं कि सब रोड पे आ जाए, पूरा देश बंद हो जाए, तभी आप मानेंगे कि नहीं किसान रोड पे है। कमाल की आपकी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की, ये कह रहे हैं कि ये पंजाब के किसान को आप किसान नहीं मानते। इसके मतलब उत्तर प्रदेश के किसान को आप किसान नहीं मानते, इसके मतलब सब रोड पे आ जाए, पूरा देश बंद हो जाए, किसान को किसान मान रही है अनुराग जी, किसान को किसान मान रही है, लेकिन वो ये कह रही थी कि वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस वहां से किया जा सकता है क्योंकि वहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है। सब पॉलिटिकली। अच्छा ये बताइए, जब भी कोई लोकतांत्रिक तरीके से कोई मांग जब भारतीय जनता पार्टी से मांगी जाती है तो सब इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। 2-2, 3-3 लाख किसान रोड पे बैठा है, तो अच्छी अगर आपको इन्फ्लुएंस लगता है ये, तो इसके मतलब आप कहीं ना कहीं गलत हैं, तभी कोई किसी की बात में आ भी रहा है। तो आप 2-2, 3-3 लाख कोई किसी के बात में आते हैं क्या? किसान अपना अधिकार मांग रहा है, आप उसमें मान जाओ ना, दिक्कत क्या है भाई? एमएसपी की प्राइस मांग रहे हैं कि एमएसपी हमारा हटा दीजिए, हमारे इसको जो लोग खरीदना चाहते हैं उनके कम से कम प्राइवेट पार्टी के लिए फिक्स होना चाहिए, कर दीजिए भाई। उनकी मांगे मानने में आपको दिक्कत क्या है भाई? आप किसान की देखिए, सरकार को किसानों ने और गरीबों ने चुना है, गरीब और किसान ने ही सरकार को चुना है, सरकार ने उनको नहीं चुना है। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है जो यहाँ पे एसी में बैठ के मीटिंग करते जाए, किसान जहाँ रुका वहां मीटिंग करे भाई। जब वोट मांगने के टाइम यही कृषि मंत्री हाथ जोड़ते घूमते हैं गांव-गांव कि मुझे जिता दो, मुझे जिता दो, एमपी का इलेक्शन लड़ते, आज कहते हैं मीटिंग करने आओ। ये मानसिकता होगी भारतीय जनता पार्टी की। इतने बड़े रईस हो गए हैं कि किसान से कहते हैं आओ मीटिंग करने, अरे चले जाइए ना जहाँ किसान बैठे। क्या दिक्कत है आपको? आप किसान का नहीं अनुराग भदौरिया जी, भाई देखिए, ये तो सारी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए है भाई, वोट मांगने सब जाते हैं, लेकिन कौन कितना उनके द्वार पर जाता है उनको मनाने के लिए, ये एक अलग विषय है। ठीक है, फिर आप घर में या फिर उनको ऑफिस में ठीक है। डॉक्टर सीबी सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा क्योंकि आप तो कृषि वैज्ञानिक हैं, क्या वाकई में यहां से मान लिया जाए, क्योंकि किसान अगर इस बात को कह रहा है कि भाई ये कानून वापस लीजिए, हमारे हित में नहीं, हम इससे कम पर मानने वाले नहीं है, आप तो एक कृषि वैज्ञानिक है, जरा इसको समझाएं कि क्या वाकई में उनके हित में नहीं है? सरकार को क्या अपना कदम पीछे लेना चाहिए या इसका हल और समाधान हो क्या सकता है? क्योंकि 5 दौर की वार्ता में तो हल निकला नहीं है, अब 9 तारीख का भी इंतजार करते हैं, देखते हैं होता क्या है। डॉक्टर सीबी सिंह जी, क्या वाकई में किसान के हित में नहीं है? सबसे पहले सभी को नमस्कार बोलना चाहूंगा जी। दूसरी बात यह है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और लगभग 65% लोग कृषि पर ही आधारित हैं, और कहने के लिए 65%, बाकी 100% लोग ही कृषि पर आधारित हैं। सभी को दाल, आटा, चावल खाने के लिए चाहिए
तो सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की, या कोई भी हो, सबसे पहले सबको किसान हितैषी होना चाहिए। अभी तक भी किसान खेतों में किस रूप में मेहनत करता है, कितना उसको बचत होती है। डॉक्टर सीवी सिंह जी, देखिए मुझे एक बात कहनी पड़ रही है बीच में, लेकिन मुझे लगता है कि ये जरूरी है कहना। आपने कहा कि भाई सभी दलों को किसान हितैषी होना चाहिए। मुझे एक दल बता दीजिए जो ये कहता हो कि मैं किसान हितैषी नहीं हूं। एक भी राजनीतिक पार्टी मुझे बता दीजिए। सभी राजनीतिक पार्टियां कहती हैं हम किसान हितैषी हैं, और फिर भी किसान परेशान है इस देश का। उसी बात पर मैं आ रहा हूँ कि किसान को लामपेट बराबर होता है, कुछ नहीं मिलता। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि जब खेती में आमदनी नहीं है तो ये लोग बड़ी बड़ी कंपनी, हरियाली वाले, रिलायंस वाले और दूसरी बड़ी कंपनियां क्यों खेती में आ रही हैं? और यदि खेती में आमदनी है तो लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? इसी बात पर सोचने की जरूरत है कहीं ना कहीं कि छोटे किसानों को इस चीज में, अपनी बचत में, अपनी पैदावार में और उसकी लागत में कहीं ना कहीं डिफरेंस है। उसको लागत की भरपूर कीमत नहीं मिल पाती और किसान के बच्चे अच्छी तरह न पढ़ पाते हैं, ना उनका भरण पोषण हो पाता है। जहाँ तक बात आती है इस नए बिल की, नए बिल में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, किसान हितैषी है। ये भी समझने की बात है कि जो एमएसपी की बात है, यदि किसानों को एमएसपी पे उनका माल खरीद लिया जाए तो किसानों को कोई आपत्ति नहीं होगी। प्रॉब्लम क्या आएगी जब बड़े ग्रुप पड़ेंगे खरीदने के लिए, बिचौलिया बीच में हट जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। इसमें दोनों बात है, फायदा भी है, नुकसान भी है। किसानों को यदि हम चीज खरीदने में उनकी पैदावार हो रही है 15 कुंटल 1 एकड़ में, और वहां पे फिक्स कर दिया जाता है 10 कुंटल प्रति एकड़, बाकी के 5 कुंटल प्रति एकड़ को कौन खरीदेगा? एक बात। दूसरा, एमएसपी जो ओपन मार्केट हो जाएगा, एमएसपी पे गारंटी नहीं है कि ग्रुप वाले एमएसपी के रेट पर खरीदें। पिछले 1 सालों में मार्केट में रेट गेहूं का 2000-1800 रुपए और बाजार में 1100-1200 रुपए मिल रहा है। किसान का पूरी अपनी बचत, अपनी पैदावार का पैसा नहीं मिल रहा। मक्का 1500-1600 बिकती है, 1000 रुपए के लिए मार्केट में खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो किसानों को खेतों के पैदावार के आधार पे यदि उनकी कीमत मिलती है, उनका माल सटीक रूप में जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है लेवी की। लेवी पर माल गेहूं जाता है किसानों का, खेत में तक काटा डायरेक्ट कितनी % नमी है कोई बात नहीं, बिक गया। उसमें कितनी सफाई है, कितनी गंदगी है, जो गवर्नमेंट के रेट के आधार पर उसका कर्जा काट के उसको रेट मिल जाता है। ओपन मार्केट में बेचने में, ग्रुप में बेचने के बाद वो 50 प्रॉब्लम किसानों के साथ आएंगे। आप सफाई करके ठीक है, लेकिन डॉक्टर सीवी सिंह जी, थोड़ा सा समय मैं आपको इसलिए ज्यादा दूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि तकनीकी पहलू आप बता देंगे, राजनीति इस विषय पर होती रहेगी। मुझे ये बताइए, चूंकि आपने कहा, जब मैंने आपसे सवाल पूछा, आप इस बात को कह रहे हैं कि ये फायदे का भी है और साथ ही साथ ऐसा भी है, कुछ क्लॉजेज ऐसे हैं जो कि उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो फिर उस पर तो संशोधन हो सकता है। लेकिन अगर किसान ये कहें कि नहीं, इसको बिल्कुल वापस लेना है, तो क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में सरकार को? क्योंकि आप तो एक्सपर्ट है ना, मुझे बताइए हल है क्या इसका? बिल्कुल आपने ठीक पूछा। हमारे जो किसान भाई कह रहे हैं कि पूरा वापस लेना चाहिए, उसके 3 कारण हैं। एक तो किसानों को पूरी तरह बिल के बारे में जानकारी नहीं है। कुछ ना कहीं किसी ग्रुप के द्वारा वो मोटिवेटेड हैं, वो उस बात पर तुले हैं कि सारे नियम वापस ले जाएं। लेकिन यदि इनमें कुछ किसानों के साथ डायलॉग के द्वारा, वार्ता के द्वारा बैठ के और तसल्ली बख्श में उनको समझाया जाए कि आपको वास्तव में कहीं नुकसान नहीं होने वाला है, जहां नुकसान के पॉइंट हैं वहां पर उनके संशोधन किए जाएं, तो मेरी राय में किसान भाई इस बात को मान जाएंगे। लेकिन इसमें निष्पक्ष डायलॉग और वार्ता होनी चाहिए और किसानों की हितैषी होनी चाहिए। निष्पक्ष डायलॉग और वार्ता होनी चाहिए। अनिला जी, यही मैं आपसे समझना चाह रहा था, क्योंकि देखिए 4 दौर की वार्ता हम लोगों ने इससे पहले भी देखी है। चौथे दौर में लगा था, थोड़ा सा लगा था कि शायद सकारात्मक कोई माहौल बन रहा है, लेकिन उससे पहले ही देखिए किसानों ने कहा कि हम 8 तारीख को भारत बंद करेंगे। यानी कि उनको यह अंदेशा हो रहा था कि आप लोग इसका कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनकी डिमांड यह है कि आप इन तीनों कानूनों को वापस ले लें। आज वही हुआ है। आप लोग अब 9 तारीख को फिर बुला रहे हैं, लेकिन उम्मीद कैसे की जाए, क्योंकि किसान पहले ही 8 तारीख का बंद का आह्वान कर चुका है और वो अब आपको खुले तौर पर यह बात भी कह रहा है कि या तो इसको वापस ले लीजिए, नहीं तो हम आपसे बातचीत करने भी नहीं आएंगे, आप हमको प्रपोजल भेजिए। अब कैसे निकलेगा रास्ता? सवाल तो ये है ना। और निकलना होता बातचीत से तो मुझे लगता है 4 दौर की बातचीत बहुत इनफ थी। 7.5 घंटे से पहले वाली बैठक चली थी। अनिला जी। आयुष जी, जो डॉक्टर सीवी सिंह जी हैं, ये तो किसी राजनीतिक दल से आते नहीं हैं। इन्होंने
वही बात कही जो मैंने शुरुआत में कही कि एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया। जब मैंने पंजाब की बात कही तो मेरा मतलब ये था, भदौरिया साहब ने काफी कुछ मेरा मजाक बनाने का, मेरा मतलब मेरी पार्टी का मजाक बनाने का यहाँ पे प्रयास किया कि जैसे हम लोगों को किसी चीज की समझ नहीं होती है। पंजाब में मैंने कहा कि गेहूं चावल जो है उसका उत्पाद ज्यादा होता है, वहां पे एक मंडी सिस्टम में जो कि कंटिन्यू करेगा। और यहाँ तक कि अमरिंदर सिंह जी ने मतलब एक ऑर्डिनेंस निकाल दिया कि हम ये 3 जो कानून लेकर आए हम इसको नहीं मांगते। कृषि जो है एक स्टेट सब्जेक्ट होता है, भी मत मानो आप। उसके बाद भी एक इन्होंने परसेप्शन क्रिएट किया गया कि नहीं नहीं ये जो है बिल्कुल कॉर्पोरेट्स के हाथ में चली जाएगी, जमीन भी चली जाएगी। तो मैं यहाँ केवल यही कहना चाहती हूँ, ये जो एक कम्युनिकेशन गैप जो हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है, ये परसेप्शन जो क्रिएट किया गया है उसकी वजह से हो रहा है। तो और इसी वजह से लगातार पूछा जाएगा ना, क्योंकि ऐसा नहीं है जिस दिन से ये कानून आया है उसके बाद से आपके तमाम बड़े मंत्री से लेकर के और स्टेट लेवल में, चूंकि हरियाणा के अंदर भी मैंने देखा और तमाम आपके सांसद लगे हुए थे जो कि किसानों को बराबर समझा रहे थे, बराबर ब्रीफ कर रहे थे उनको। तमाम आप लोगों ने कमेटी बनाई, आप लोगों को तो कार्यकर्ता तक समझा रहे थे जाकर, उसके बाद भी किसान नहीं मान रहा, तो कैसे इन्फ्लुएंस हो गया कांग्रेस पार्टी से? वो सवाल तो ये है ना, आप लोग कन्वे ही नहीं कर पाए। अगर फायदा है तो कन्वे कर नहीं पाए फिर आप लोग। मैं इसी को कम्युनिकेशन गैप कह रही हूँ। और एक हिंदी में कहावत होती है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। हमने देखा है कि देश जब आजाद हुआ है तब से लेकर और एक मेजॉरिटी चंक ऑफ जो समय रहा है, हमने किसानी खेती क्या देखा? किसान को हमेशा बेचारे को परेशान ही देखा है हमने। हाँ, मतलब 1960 में जिसका 40% कंट्रीब्यूशन रहता रहा हो एग्रीकल्चरल सेक्टर का इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में, अब वो रहकर आपका 15-17% हो गया है। तो और सुसाइड रेट आप देख लो, महाराष्ट्र जैसे उसमें 100। अनिला जी, लेकिन भदौरिया जी ने जो सवाल उठाया वो बड़ा वैलिड है, मैं चाहता हूं उसका भी आप साथ में जवाब देते चलिए। भाई, आपने कहा कि ये किसानों के हित के लिए है। अब किसान ही अगर सड़क पर आकर कह रहा है आपसे, वो चाहे किसी शासित प्रदेश का ही किसान क्यों ना हो, वो कह रहा है कि हमारे हित का नहीं। और अगर आप कहते हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि एमएसपी कहीं जाने वाली नहीं, मंडी कहीं खत्म होने वाली नहीं, तो भाई इनको इंश्योर कर दीजिए ना। एमएसपी पर आप रिटर्न में गारंटी इनको क्यों नहीं दे रहे हैं? और अगर कह भी रहे हैं वापस लीजिए, तो जिनके हित के लिए लाए थे भाई ले लीजिए वापस, क्योंकि हल इसका निकालेंगे क्या? अगर वो मानने को ही तैयार नहीं है तो हल क्या है फिर इसका? डायलॉग से अगर मानना होता तो मुझे लगता है बिंदुवार आप लोगों ने चर्चा कर ली है। अनिला जी, क्यों नहीं हो सकता है वापस? देखिए, ताज्जुब तो ये होता है कि सोशल मीडिया पे सारी राजनीति करने वाली पार्टी आज बहुत बड़ी हिमायती बन रही है किसानों की। खैर, मैं ये कहना चाहती हूँ, इसी को कम्युनिकेशन गैप कहते हैं। सरकार जब तैयार है कि भाई ठीक है हम कुछ अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, तो मैंने वही कहा ना, इतना धोखा खा चुके हैं ये सरकार पहले। अब उनको लग रहा है कि ये कदम भी अगर उठाया गया है तो ये उनके हित में नहीं है, जबकि ऐसा नहीं। आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, मिनिस्टर्स ने, कार्यकर्ताओं ने समझा क्यों नहीं पाए? हाँ, तो जो मतलब हरियाणा का आपने विषय उठाया, हरियाणा में हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी जो है काफी मजबूत है वहाँ पे हरियाणा। अनिला जी, मैं आपको रोक रहा हूँ, मुझे लग रहा है आपकी ऑडियो मुझ तक स्पष्ट नहीं पहुंच रही है, इको हो रहा है। मैं भदौरिया जी के पास तुरंत आ जाता हूँ। अनिला जी, आपकी ऑडियो सही होती मैं आपके पास तुरंत आऊंगा। भदौरिया जी, भाई अनिला जी ये कह रही हैं कि आप लोग तो ट्विटर पर राजनीति करने वाले, विषय मिल गए अब आप लोगों को, इसलिए आप लोग हितैषी बन रहे हैं। अब देखिए, क्योंकि आजकल वो सत्ता में है इसलिए उनको जमीन दिखाई नहीं पड़ती है, ऊपर ही ऊपर देखते हैं। वो जमीन पे देखेंगे तो समाजवादी पार्टी दिखाई पड़ेंगे लाठी खाते हुए रोड पे, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए। शायद वो भूल गई कि समाजवादी पार्टी रोड पे ही रहती है। खाली भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो ट्विटर तो छोड़ो, वो फेसबुक और वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते, वो तो खाली बोलते हैं, बस कैमरा लगा दो, बोल दिए, खबर चली गई। उनको तो जनता से कोई लेना देना नहीं है। जनता से लेना देना होता तो आज किसान रोड पे इस तरह से पड़ा ना होता। और किसान जब रोड पे पड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी उसकी बात ना करके इधर उधर की बातें कर रही है। अरे भाई, किसान के लिए बिल बनाना चाह रहे हो, किसान नहीं चाह रहा है तो आप किसके लिए बिल बनाना चाह रहे हो? किसकी मदद करना चाह रहे हो? इसका मतलब साफ जाहिर है आप कुछ धरना सेठों की मदद करना चाह रहे हो, और धरना सेठों की मदद करने के चक्कर में आप किसान का सम्मान नहीं कर पा रहे हो। कमाल की बात है भाई, किसान आपसे गुहार लगा रहा है, लाखों किसान रोड पे बैठा है और आप यहाँ उत्सव मना रहे हैं। ये बताइए, उत्सव आपको मनाना ज्यादा जरूरी है कि जो उत्सव जिसके लिए मना रहे हो, जिनके बच्चे भूखे रोड पे पड़े हैं, किसान जो अन्नदाता है, देश की लाइफलाइन है, वो रोड पे ठंड में ठिठुर रही है और आप उत्सव मनाने में बिजी हैं। कैसी सरकार है जो उत्सव मनाती रहती है? भाई, जनता भूखी है, बेरोजगार। सोचिए आप,
बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या करने पे मजबूर है, कोरोना काल से लोगों की मौतें हो रही है, महंगाई से लोग जूझ रहे हैं और बुरी तरह जूझ रहे हैं, कमर टूट गई है और आप उत्सव मनाने में बिजी हैं, उत्सव मना रहे हैं। ये तो देश पहली बार देखा गया है। और कहते हैं मैं प्रभु राम के लिए कर, अरे प्रभु राम के बच्चे तो हैं जो रोड पे ठिठुर रहे हैं। शायद भारतीय जनता पार्टी भूल गई आत्मा ही परमात्मा है। ये बच्चे भगवान के हैं जो रोड पे लाखों लाखों बच्चे पड़े हुए हैं और जिनकी आप चिंता न करके आप वहाँ झूठा उत्सव मनाने चलिए की अनिला बात जी, की भाई देखिए कोशिश कर रहे हैं। आप बड़े जनता की बड़े बात खूबसूरत करते, तरीके से जनता की भगवान श्री बात राम को भी लिया है। करते, हालांकि जनता ऐसा की होता समस्या नहीं है का समाधान अमूमन, लेकिन आप भाई देखिए राम का भी जिक्र हो गया यहाँ पे। अनिला जी भाई, इसी का तो जवाब खोजना है ना आप लोगों को। आप चाहे कम्युनिकेशन गैप कह लीजिए या कुछ भी कहिए, अगर किसान अब इस बात पे अडिग हो गया है कि नहीं आपको ये वापस लेना होगा, तो यहाँ से तो डायलॉग से रास्ता निकलता हुआ नजर फिलहाल तो नहीं आ रहा है। नहीं, देखिए संवाद से ही रास्ता निकलेगा। भई अगर कानून भी आया है तो सरकार के दिमाग में किसान हम 4 बजे नहीं चाहिए, आप बदल मेरी दीजिए। आवाज फिर से इको आप कर रही है। स्पेशल सेशन अरे बनाइए। अब भदौरिया साहब आप बोल रहे हैं, मुझे लगा कि मेरी आवाज इको कर रही है। प्लीज मुझे बोलने दीजिए। नहीं, ठीक है, भदौरिया जब अगर भदौरिया जी आप सुन लेते ट्रैवल हैं। कर रहे हैं, भदौरिया जी हम अनिला सब- जी को जरा सुनते हाँ, हैं। स्काइप से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के भदौरिया ऊपर जी सुन बोलेंगे लेते तो हैं। कुछ समझ में नहीं आएगा। नुकसान के जो लोग हैं उनको लगेगा कि नहीं सरकार उनकी भी है। नहीं ठीक तो है। ऐसा लग रहा है देश में सरकार धन्ना सेठों की है, गरीबों की तो है ही नहीं नहीं। नहीं, ये तो इनको सोचना है ना, अनिला जी को सोचना है ना। अनुराग जी, मुझे लगता है ये इनकी जिम्मेदारी है। आपने उनको बता दिया, बस ठीक है। अनिला जी जवाब देंगे इसका। नहीं नहीं, मैं जवाब तो अनिला जब जी, भी अपनी शान भदौरिया जी को- सुन लीजिए, भदौरिया जी अब सुन लीजिए। मानसिकता है। भदौरिया जी आप अब सुन लीजिए। सब्सिडी से उनको जिंदा रखें बस। ठीक है, ठीक है। उनको वोट आप उनको सोचते हो गरीब मजदूर है, ये चुप ही इनको नहीं वोट होंगे का तो टूर कैसे बना दे, होगा? इनको भाई आटा चावल खिला दे बस। ठीक है। अरे भैया उनको रोजगार दो, ठीक है। उनको पैरों पे भदौरिया खड़ा जी, करो, भदौरिया उनको जी, भी self-respect अनिला जी को भी देने बोलने लायक दीजिए बनाओ। भाई। जो आपने वादा किया था कि भदौरिया आप जी। आएंगे तो इस देश को आगे ले जाएंगे, विकास के रास्ते पे ले जाएंगे, यहाँ ठीक पे है, लोगों को रोजगार ठीक सृजन है। करेंगे। चलिए रोजगार देने के भदौरिया लिए जी आपने अब रोजगार जवाब दे सुनेंगे, दिया। अब जवाब सुनेंगे। भदौरिया जी अब जवाब सुनते हैं, अब थोड़ा शांत होकर अरे जवाब जवाब सुनेंगे। दे नहीं पाएंगे, अनिला जवाब जी। क्या सुनोगे आप? देखिए ऐसा है कि रोजगार का विषय उठा रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए। आज ही योगी जी ने जो है नियुक्ति पत्र बांटे हैं शिक्षकों को। तो खैर हमसे ये रोजगारों के बारे में बात ना गई। रोजगार के विषय में अगर कोई सबसे ज्यादा प्रयास कर रहा है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। महाराष्ट्र मुंबई गए तो वहाँ ठीक की है। जो अनिला जी किसान पर आ सरकार है जाते वो हैं, किसान परेशान पर आ होती जाते है। हैं। ठीक है, चर्चा में इधर उधर ना अरे, जाए, चर्चा में इधर उधर ना जाए। शांत भदौरिया जी, करिए ना, ऐसे थोड़ी भदौरिया जी, बोला ठीक है, जाता है। भदौरिया जी प्लीज, भदौरिया जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। भदौरिया जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बोलने दीजिए, अनिला जी को बोलने दीजिए। प्रयास का है ना, प्रयास ठीक से है, हिंदुस्तान ठीक करता है क्या? ठीक प्रयास है। आने आप- किसानों पर चर्चा कर लेते हैं। भदौरिया जी किसानों पर थोड़ी चर्चा हो जाए। भदौरिया जी थोड़ा किसानों पर चर्चा हो जाए। भदौरिया जी किसानों पर चर्चा हो जाए। भाई ये क्या कर रहे हैं ये समझना पड़ेगा ना। भदौरिया जी ये समझना पड़ेगा ना ये क्या कर रहे हैं, क्या था? ये क्या कर रहे हैं। भदौरिया जी समझना पड़ेगा। भदौरिया जी देखिए ऐसे नहीं होगा ना, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। अनिला जी जवाब दीजिए। देखिए मैंने अभी इनका एक चीज का तो उत्तर दे दिया। उत्तर प्रदेश से मैं भी आती हूँ, भदौरिया साहब भी उत्तर प्रदेश के हैं। तो यहाँ पर जो अभी नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं सारे शिक्षकों को, तो हम तो लगातार कार्य करते रहते हैं। पैर हिला दिए वहाँ पे त्रिशंकु अगाड़ी सरकार के, वो हम सब ने देखा। तीसरी बात ये कि इन्होंने अभी कहा कि कॉर्पोरेट की सरकार है, ये गरीबों के विषय में क्या जानते हैं। बिहार के जो नतीजे आए हैं उससे भदौरिया साहब आप समझ लीजिए, बिहार तो सारे सूट बूट का प्रदेश नहीं है। वहाँ पे बिहार भी हमारे उत्तर प्रदेश जैसा है। तो वहाँ पे जिस प्रकार से सीटें आई हैं उसको समझ लीजिए। तो मैं तो मतलब तेलंगाना की तरफ तो मैं जा ही नहीं रही हूँ। उत्तर प्रदेश में जो बाई इलेक्शन हुए हैं उसका नतीजा देख लीजिए। तो जो गांव का किसान है, गरीब है, विश्वास है अगर उसको किसी को है तो भारतीय जनता पार्टी में ही है। समाजवादी पार्टी में विश्वास नहीं है किसानों को कि अगर किसी उनके बड़े अनिला जी भाई ये देखिए तो केंद्र सरकार का विषय है भाई। अनिला जी मैं कह रहा हूं कि राज्य से निकलिए थोड़ा। मुझे ये बताइए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री चुना गया तो ये पूरे देश के लोग थे ना जिन्होंने चुना। उसमें पंजाब के लोग भी थे, उसमें हरियाणा के लोग भी थे, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी थे, पूरे उत्तर प्रदेश के भी लोग थे। अगर उनमें से एक बहुत बड़ा धड़ा बैठ जाए, जाकर के विरोध करने लग जाए और वो ये कहे कि आपको इसको वापस लेना होगा, डायलॉग से कुछ हो नहीं रहा है, तो यही तो चुनौती है ना कि भाई उनको कैसे आप साधेंगे। ये कहने से तो काम नहीं चलेगा ना कि उनको इन्फ्लुएंस कर दिया गया है। अगर किया भी गया तो भाई उसको इन्फ्लुएंस से बाहर लाइए उनको, अगर कर दिया गया है तो। नहीं देखिए ऐसा है कि बिल्कुल परसेप्शन तो क्रिएट किया गया है। मैंने आपको बताया ना, जो कृषि वैज्ञानिक हमारे साथ डॉक्टर सीबी सिंह बैठे हुए हैं वो तो किसी राजनीतिक दल से नहीं आते हैं। और सरकार जब कह रही है कि ठीक है अगर आप लोगों को कुछ चीजें लग रही हैं तो हम अमेंडमेंट के लिए तैयार है, पर फिर भी अगर इस चीज के लिए पहले मतलब अमेंडमेंट के लिए भी तैयार थे वो किसान लीडर्स, और अब बोलते नहीं आपको स्ट्राइक डाउन करना पड़ेगा। तो डायलॉग के बगैर तो देखिए कुछ नहीं हो सकता है। अड़ियलपन किसी ठीक है, डायलॉग के बगैर कुछ नहीं हो सकता। विजय उपाध्याय जी क्या अभी भी आप उम्मीद करते हैं कि डायलॉग से कुछ निकलेगा, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते, क्योंकि बहुत सारे आंदोलन आपकी आंखों के सामने से गुजरे हैं,
डायलॉग से हल निकलता हुआ तो हम लोगों ने देखा, लेकिन अगर एक पक्ष कहे कि इससे कम हमको कुछ मंजूर नहीं और वो भी देश का अन्नदाता किसान इस तरीके से कहने लग जाए, तो क्या डायलॉग से हल निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, जो गतिरोध है उससे तो मुझे नहीं लग रहा है कि डायलॉग से कोई हल अब निकलने वाला है। फिर भी हमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में संवाद ही सबसे बड़ी ताकत होती है, उसी के सहारे कोई हल निकल सकता है। लेकिन मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं, जो मैं चाहूंगा कि हमारे फोरम में जो पॉलिटिकल लोग हैं उसका जवाब दें। देखिए, हम इस बात की बार बार चर्चा कर रहे हैं कि हमारे किसान बहुत अन्नदाता हैं और किसानों के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। ये बात बिल्कुल सही है। 1967 तक हमारे यहाँ अन्न की उपज बहुत कम होती थी। ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज्यादा फायदा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हुआ। लेकिन जो एमएसपी पे खरीद है वो उसका पूरा लाभ पंजाब और हरियाणा को मिलता है, उत्तर प्रदेश के किसानों को नहीं मिलता है। उत्तर प्रदेश के किसान सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करता है, 360 लाख मीट्रिक टन गेहूं पैदा यहाँ करता है, और सरकारें खरीदती कितनी है? मुश्किल 50 लाख मीट्रिक टन। वो भी मैं ये कहूंगा योगी सरकार को थोड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है, क्योंकि 50 लाख मीट्रिक टन पहली बार इस प्रदेश में योगी सरकार ने गेहूं खरीदा है जी। तो आप देखिए कि उत्तर प्रदेश का कितना बड़ा किसान है, कितनी बड़ी तादाद में किसान है जिसको एमएसपी का लाभ नहीं मिलता। अभी भी धान की जो खरीद हो रही है उसमें एमएसपी न मिलने की समस्या है, लेकिन यहाँ कोई किसान आंदोलन नहीं है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, एक बड़ी आर्थिक असमानता इस बात से पैदा हो रही किसानों के बीच में कि कुछ किसान प्रोग्रेस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। दूसरी तरफ देश का तमाम किसान कमजोर हो रहा है, क्योंकि वहां एमएसपी नहीं मिलती, क्योंकि मैंडेटरी नहीं है उत्तर प्रदेश में सारा गेहूं खरीदने की, लेकिन हरियाणा और पंजाब में मैंडेटरी है, वहां अड़तिये भी 2.5% कमीशन पाते हैं। एक आर्थिक असमानता का कारण बन गया है। जब हरित क्रांति की जरूरत थी तब तो ठीक था, लेकिन अब इसमें कुछ चीजों का बदलाव भी होना चाहिए कि या तो पूरे देश के किसानों का पूरा धान गेहूं खरीद ले सरकारें, मक्का खरीद ले सरकारें, या फिर कोई एक अनुपातिक प्रणाली लागू करनी चाहिए कि जिससे हर क्षेत्र के किसान को लाभ हो, सिर्फ कुछ किसानों को लाभ ना हो। मैं किसी किसान के खिलाफ नहीं हूं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई नाता नहीं है, लेकिन मैं इस बात को बड़ी मजबूती से कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश का किसान अपना धान जो है 1000 रुपए कुंटल बेचे, जबकि एमएसपी 1868 है। और पंजाब में मैंडेटरी है खरीदना, हरियाणा में मैंडेटरी है, वहां का धान और गेहूं पहले बिक जाएगा, फिर उत्तर प्रदेश का खरीदा जाएगा। आखिर अनुराग भदौरिया इसमें कब चिंता करेंगे? और उत्तर प्रदेश में 2003 से 7 के दरमियान सपा की सरकार थी। मॉन्सेंटो, कारगिल और आईटीसी जैसी बड़ी कंपनियों को किसानों का गेहूं खरीदने की सबसे पहला प्रयोग किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक समानता और एक सबके लिए न्याय की बात करनी पड़ेगी। आप आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए उपाध्याय जी, फिर एमएसपी को इंश्योर क्यों नहीं किया जा सकता है? भाई कर दें, पूरे देश के अंदर कानून बना दें इसको लेकर के, नहीं खरीदा जाएगा तो फिर भाई जेल होगी उससे कम पे जो खरीदता है। यही तो आर्थिक असमानता को दूर करने का यही सबसे अच्छा तरीका है। कौन इसको करेगा? तो पॉलिटिकल सिस्टम ही ना। हम आप तो मांग कर तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर कह रहे हैं अगर सत्ताधारी पार्टी कह रही कि एमएसपी कहीं खत्म नहीं होने वाला है, तो इसको इंश्योर कर दीजिए। खत्म होने की नहीं है बात, एमएसपी खत्म होने की नहीं है। मैं बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में भी किसानों को इस समय धान की खरीद हो रही है, एमएसपी का लाभ नहीं मिल रहा है, बिचौलिए खरीद रहे हैं, और उसमें सभी पार्टियों के नेता इन्वॉल्व हैं लोकल लेवल पे। मैं बड़े नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहां भी क्रय केंद्र लगे हैं, आप एक भी क्रय केंद्र का आप कल अपने रिपोर्टर को भेज के आप छानबीन करा लीजिए। मैं बता रहा हूं कि दिक्कतें बहुत हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सब चुप है। दिल्ली के हवन में, किसानों के हवन में यहाँ से आग से हाथ सेका जा रहा है। आप अपने किसान की भी चिंता करिए कि उसको भी एमएसपी मिले। उसको चलिए विजय जी, मैं आपको रोक रहा हूं इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री कुछ कह रहे हैं, जरा उनको सुनते हैं। आज किसान यूनियन के नेताओं के साथ चर्चा का 5वां दौर पूरा हुआ। चर्चा बहुत अच्छे माहौल में हुई। हमने कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी। एमएसपी पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है, लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एपीएमसी एक्ट राज्य का है और राज्य की मंडी को किसी भी प्रकार से प्रभावित
करने का इरादा न तो हमारा है और ना ही कानूनी रूप से वो प्रभावित होती है। एपीएमसी और मजबूत हो, इस दिशा में सरकार के लिए जो करनी है वह करने के लिए भी सरकार तैयार है। एपीएमसी के मामले में किसी प्रकार की गलतफहमी किसी को है तो सरकार समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आज तमाम सारे विषयों पर पूर्ववत बात होती रही और हम लोग चाहते थे कि कुछ विषयों पर स्पष्टता से कुछ सुझाव हमें मिल जाएं, लेकिन बातचीत के दौर में ये संभव नहीं हो सका। अब 9 तारीख को पुनः ये बैठक होगी और हमने किसानों को कहा है कि सरकार आपके सभी पहलुओं पर विचार करेगी और हमारी कोशिश होगी कि समाधान का रास्ता हम खोजें, लेकिन समाधान का रास्ता खोजने में यह उपयुक्त होता कि किसान नेताओं के भी कुछ सुझाव मिल जाते तो हमको रास्ता निकालना थोड़ा आसान होता। अभी भी हम उसका इंतज़ार करेंगे। 9 तारीख को दोबारा से मिलेंगे, सबकी सहमति से तारीख तय की गई है और मैं आपके माध्यम से बैठक में भी कहा और यहाँ भी कहना चाहता हूँ कि सर्दी का सीजन है, कोविड का संकट है, इसलिए जो बुजुर्ग लोग हैं वे और जो बच्चे हैं उनको अगर यूनियन के नेता आह्वान करके घर भेज देंगे तो वो सुविधा से रह सकेंगे। यह आग्रह मेरा किसान यूनियन से है और मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थी, है और आने वाले कल में भी रहेगी। अगर आप 6 वर्ष मोदी जी के कार्यकाल में कृषि के क्षेत्र को देखेंगे तो मोदी जी के नेतृत्व में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। इसमें किसान की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है, योजनाएं बनी हैं, बजट बढ़ा है, एमएसपी बढ़ी है, सरकारी खरीद बढ़ी है और किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो सकें, किसान टेक्नोलॉजी से जुड़ सकें और किसान समृद्धि की ओर बढ़ सकें। इस मामले में मोदी जी की सरकार ने ऐतिहासिक रूप से काम किया है। हिंदुस्तान इस बात का साक्षी है कि एकमात्र योजना अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को ही हम लें तो 1 साल में किसानों की जेब में भारत सरकार के खजाने से 75,000 करोड़ रुपया जाता है। यह काम मोदी जी के ही बस का था और मोदी जी ने 10 करोड़ किसानों को अभी तक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक उनके खातों में भेजने का काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ का यह भी मोदी जी ने प्रावधान किया है और मोदी जी की लगातार कोशिश है कि हमारा किसान प्रोसेसिंग से जुड़े। जब तक उसके उत्पादन का वैल्यू एडिशन नहीं होगा तब तक वह अपने फसल का अच्छा दाम प्राप्त नहीं कर पाएगा और इसलिए मोदी जी की कोशिश है कि अगर ग्रामीण भारत मजबूत होगा, कृषि का क्षेत्र मजबूत होगा, किसान समृद्ध होगा तो आने वाले कल में आत्मनिर्भर भारत मूर्त रूप ले सकेगा। और इसलिए मैं आप सब के माध्यम से किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में भी रहेगी।
लेकिन सर कह रहे हैं एक एक करके पूछो ना यार। जवाब कह रहे हैं कि यस या नो में जवाब चाहिए, तीनों कानून ये पूछ के यस और नो में जवाब चाहिए। आप रिपील करेंगे या नहीं करेंगे? वो किसी अमेंडमेंट्स के लिए तैयार नहीं है। देखिए, जब किसानों से चर्चा होती है तो अनेक प्रकार की बातें आती हैं। जब मैंने कहा कि किसानों के हितों के प्रति मोदी जी की सरकार प्रतिबद्ध है, तो जो कुछ होगा या जो कुछ किया जाएगा वो सिर्फ किसानों के हित में ही होगा। इसका भरोसा देश के किसानों को रखना चाहिए। और मैं इस अवसर पर किसान यूनियन और किसान जो आंदोलन में हैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो पूरे अनुशासन के साथ अपना आंदोलन कर रहे हैं और उन्होंने अनुशासन को बनाए रखा है। इस प्रकार का अनुशासन बना रहे, निश्चित रूप से यह जरूरी है और इस अनुशासन को बनाए रखने के लिए मैं सभी यूनियंस के लीडर का हृदय से धन्यवाद देता हूं और पुनः एक बार आग्रह करता हूं कि स्पष्टता से कुछ मुद्दे एक दो दिन में आ जाएंगे तो हमको समाधान के रास्ते ढूंढना और आसान हो जाए। पिछले वाली मीटिंग में 7-8 मुद्दे सरकार ने बोला था कि हम देखने के लिए तैयार है। उनका क्या विचार रहा उन मुद्दों पे? और सर, जो बातचीत चल रही है उसमें दबाव बनाने की रणनीति के तहत 8 तारीख को भारत बंद का कॉल भी दिया गया। 9 तारीख को मीटिंग है, 8 तारीख को भारत बंद का कॉल है। देखिए, दरअसल यूनियंस के अपने कार्यक्रम हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं इस अवसर पर यह आग्रह सभी यूनियंस को और किसानों को करना चाहता हूं कि आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा के रास्ते पर आएं। भारत सरकार कई दौर की चर्चा उनके साथ कर चुकी है और आगे भी समाधान निकालने के लिए चर्चा करने को तैयार है। तो भारत सरकार कई दौर की वार्ता कर चुकी है और आगे भी चर्चा करने के लिए तैयार है और चर्चा से ही समाधान निकलेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री को आप सुन रहे थे। एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं, समय बहुत कम है। शुरुआत डॉक्टर सीबी सिंह जी मैं अब आपसे करना चाहता हूं। एक्सपर्ट हैं आप चूंकि एग्रीकल्चर के, मैं चाहूंगा कि थोड़ा समझाते चलें, क्योंकि कृषि मंत्री बार बार जिन बातों के ऊपर जोर दे रहे थे, क्या यहीं से आपको लग रहा है कि कोई डायलॉग से कोई हल निकलता हुआ नजर आएगा, या जो किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं वो लग रहा है कि सरकार को मानना ही पड़ेगा? आज हाव भाव से क्या समझा है आपने? हाँ, आपने बहुत सही बात पूछी और मंत्री साहब का मैं स्वागत करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बात को रखने के लिए उन्होंने कहा। मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि आंदोलन जो चल रहा है इसमें ये कई बातों से प्रेरित है। सब लोग जानते हैं, मैं कुछ पॉइंट पे नहीं जाना चाहता। कहीं रीजनलिज्म है, कहीं पार्टीज्म है, कहीं कास्टिज्म है, कई कारण हैं, सब लोग जानते हैं उन बातों को। मैं ये आग्रह करूंगा किसान भाइयों को और किसान नेताओं को, यूनियन वालों को, वो अपने चुनिंदा आदमी बैठकर तसल्ली में पहले तीनों बिल जो भी हैं उन बिलों को अच्छी तरह समझें। और सरकार से भी मैं आग्रह करूंगा कि सरकार भी उन नेताओं को इन बिल के बारे में विस्तृत जानकारी दें, इसमें क्या क्या और सुधार हो सकते हैं। पहले बैठ कर डायलॉग से बात समझाई जाए उनको कि इसमें क्या बात गलत है, क्या अच्छी है। मैं समझ जाऊं यदि अच्छी तरह से किसान भाई इन बिलों के बारे में समझ जाएंगे तो कोई ज्यादा समस्याएं नहीं आने वाली। अभी बात तो ये है कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ जी, और उसको अच्छी तरह समझें आप कि एक राजा था और एक राजा ने एक रास्ता ऐसा बना रखा था पब्लिक को जाने के लिए, सिटी के लिए, उस रास्ते पे टोल टैक्स रख दिया। दूसरा राजा आता है, उसने एक ऐसा रास्ता कर दिया टोल टैक्स ना करके फ्री कर दिया। लेकिन लोगों को आदत पड़ी टोल टैक्स दे के जाने में, तो वो थोड़ा शॉर्ट पड़ रहा है। सिर्फ अंतर इतना ही, जो आड़ती हैं उनसे किसानों को ये फायदा है कि डायरेक्ट कभी 2000 रुपए ले लिए, 4 ले लिए, टाइम बे टाइम अपना गेहूं दे दिया, सामान दे दिया, कभी ले आए, ब्याह शादी में उधार ले लिया, सिर्फ इतना फायदा है। इसके अलावा किसानों को दूसरा फायदा ये है उनको कि उनका टाइम पर चीज बिक जाती है। अब खतरा किसान जो महसूस कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि हमारा समय पर नहीं बिकेगा तो एमएसपी से कम रेट पर खरीदा जाएगा, इसके अलावा टाइम पर पेमेंट नहीं होगा, हमारी कटौती अधिक होगी, बीच में
देखो एक क्लियर बात और मैं कहता हूँ, हमारे हर सिस्टम में कहीं ना कहीं किसानों के प्रति कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। किसानों से कोई पैसा लेके उसका बीज पास किया जाता है, कभी उसका दाना खरीदा जाता है, कभी अनाज खरीदा जाता है, सेटिंग करनी पड़ती है किसानों को। और सब किसान लोग जागरूक नहीं है, उनको दूसरे लोगों का सहारा लेना पड़ता है और दूसरे लोग भी उनका मिसयूज करते हैं। तो यहाँ पर सरकार को भी स्पष्टीकरण रखना है, निष्पक्ष एक जजमेंट लेना है जो किसानों का फायदा हो। एक मैं बात और कहूंगा, अभी आज की तारीख में अभी धान की बात चली, 1500 से 2000 लीटर पानी 1 किलो धान को पैदा करने में, 1 किलो चावल को पैदा करने में लगता है। और वो आज यूपी में 11-12 रुपए किलो बिक रहा है और 20 रुपए लीटर की पानी की बोतल बिक रही है। अब देखिए कहाँ पर अंतर है, औद्योगिकरण और किसान की चीज में कितना अंतर है। किसान का जो माल वहां से 8 रुपए 10 रुपए आलू आता है यहाँ बेचने के लिए, दिल्ली में 50 रुपए आलू बिक रहा है, किसान को कितना मिला, 5-6 रुपए कुल मिलते हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है जो बिल्कुल उस स्तर पर प्रयास करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि सरकार इस विषय में गंभीरता से सोच भी रही है, तभी बहुत सारे इनोवेशन हम लोग देख रहे हैं कि मौजूदा दौर में खेती के अंदर हो रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये है ना कि जो उनके फायदे के लिए लाया जा रहा है, अगर उस पर ही बटो, क्योंकि चर्चा में जिक्र हुआ और सबसे ज्यादा एमएसपी पर पंजाब और हरियाणा में खरीद होती है, तो अगर एमएसपी को इंश्योर कर दिया जाता है या एमएसपी को लेकर के उनको किसी भी तरीके से मना लिया जाता है, तो फिर वही किसानों का ये कहना कि भाई आप इन बिलों को ही वापस ले लीजिए। देश के अंदर और भी तो बहुत सारे किसान हैं जिससे उनको फायदा होगा इस कानून से। ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मैं यही आपसे समझना चाह रहा हूं कि ये क्यों हो रहा है। क्या इसको हम इतना ही मान ले कि ये इन्फ्लुएंस किए गए हैं या समझ नहीं पाए, या वाकई में वहां पर नुकसान है इसलिए वो चाहते हैं कि ये वापस ले लें? क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा धड़ा किसानों का ऐसा भी तो है ना जिसको आप बता रहे हैं कि उसको इससे फायदा होगा इस बिल से। देखिए लोग अच्छी तरह समझ नहीं पाए हैं, दूसरों को डर बना हुआ है, क्योंकि इंडस्ट्रीज हमेशा किसानों का मिसयूज करते हैं, उनका शोषण करते हैं। किसानों को डर बना हुआ है कि हम जो हमारी अपनी परंपरागत सिस्टम है इससे जाके हम कहीं और ना उलझ जाएं। और बहुत छोटी सी बात है, किसानों को गाँव में बहुत प्रॉब्लम आती है। मैं किसान भी हूँ, मैं कृषि वैज्ञानिक भी हूँ और सोशल वर्कर भी हूँ। फैक्ट ये कि आज का किसान हमारा बहुत परेशान है और उसको अपनी मजबूरी में अब ये खेती करनी पड़े। कोई भी किसान अपने बच्चों को किसान बनाने को तैयार नहीं है, कोई भी किसान अपनी बेटी की शादी किसान के बेटे को करने को तैयार नहीं है। आखिर कहीं ना कहीं तो कमी है। तो बिल्कुल रूट लेवल पर काम होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जो व्यवस्था बहुत लंबे समय से चली आ रही है उसको बदलने के लिए भी थोड़ा वक्त तो लगता है ना। इतना भी आसान अगर होता तो मुझे लगता है कि तमाम जो समस्याएं उसका निदान हो गया होता। वरिष्ठ पत्रकार मैं आपका रुख कर रहा हूं विजय जी, मुझे ये समझाइए, क्योंकि अभी हाव भाव जो आपने देखे केंद्रीय कृषि मंत्री के और जिस डायलॉग के ऊपर वो बार बार फोकस कर रहे हैं, किसान बाहर निकलते ही ये क्यों कहता है कि भाई तीनों बिलों को वापस ले लीजिए, अगर एक्सपर्ट्स भी इस बात को कह रहे हो कि ऐसा नहीं है कि सभी कुछ उनके अगेंस्ट है, बहुत कुछ ऐसा भी है जो उनको फायदा भी पहुंचा सकता है। तो क्या माना जाए कि डायलॉग से निकलेगा विजय जी? हाँ एक बात और है, देखिए सीबी जी मैं आऊंगा आपके पास, विजय जी से कमेंट ले लेता हूँ। वैज्ञानिक है, इन्होंने तो बहुत सी बातें बताई। कौन आदमी ऐसा है इस देश में जो किसान का बेटा नहीं है, और कौन आदमी ऐसा है जो बहुत सुखी है, जिसको परेशानी नहीं है? कृषि मंत्री है, वो 3-5 दौर की बातचीत कर चुके हैं, वो भी परेशान है कि किसान सड़क पे क्यों बैठा है। परेशान किसान भी है, परेशान जनता भी है, पूरे देश की जनता परेशान है, लेकिन लोग सुखी भी हैं। ये खाली जब आप किसी चीज को किस तरीके से देखेंगे, किसान जो खेत में उपज पैदा करता है और जो खनन में खनिज निकलता है, आप दोनों की मैं तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन आर्थिक दृष्टि से अगर आप तुलना करेंगे तो खनिज जब निकलता है तो लोहा थोड़ी बन जाता है, फैक्ट्री में उसको पिघालना पड़ता है, उसके बाद एक लंबी प्रोसेसिंग प्रक्रिया से खनिज लोहे में बदलता है। वैसे ही जब गेहूं निकलता है और वो किसी बड़ी कंपनी के आटे तक बदलता है, पैकेट में जाता है, तो उसकी एक पूरी प्रोसेसिंग है और हर स्टेज पे टैक्स लगता है। सड़क से जब आप लखनऊ का अनाज भेजते हैं दिल्ली तो टोल टैक्स लगता है, गाड़ी का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगता है, मंडी शुल्क लगता है, और जहां जिस बाजार में जाता है वहां के शुल्क लगते हैं, तब रेट बढ़ता है। फिर बिचौलियों का अपना प्रॉफिट भी है। क्या बिचौलिए रोजगार नहीं पाते हैं? आखिर आप बिचौलियों को इतना बुरा भला कहते हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो इन बीच के कड़ी में रोजगार पाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि किसानों का, देश के किसानों का किस बात में ज्यादा हित है। मेरा ऐसा मानना है कि एक तो देखिए अभी भी खुले बाजार में गेहूं 1800 है, जबकि गेहूं की जो एमएसपी है उससे ज्यादा है, लेकिन आज भी खुले बाजार में गेहूं 1800 रुपए कुंटल बिक रहा है। क्यों? गेहूं ज्यादा है। दूसरा, आप इस बात को भी देखें कि अभी धान
इस बार क्यों कम रेट उसके मिल रहे हैं बाजार, खुले बाजार में, और कितना बड़ा घोटाला लोग करने की कोशिश कर रहे हैं और बड़ी मिली, उसमें किसान भी मिला हुआ है। मैं पक्के तौर पे बता रहा हूँ, किसान भी मिला है। कैसे 1200 रुपए में अपना धान बेच के जा रहा है वो प्राइवेट सेंटर पर, और अपना आधार कार्ड दे रहा है उसको, अपना बैंक अकाउंट नंबर दे रहा है उसको, और कहता भैया ये हमारा धान तुम 1200 में ले लो, और वो उसी किसान के नाम पर सरकारी क्रय केंद्र पर बुक करके 1868 रुपए कमा रहा है। तो किसान, आप कहेंगे किसान को बहुत जल्दी है, तो भैया किसान यूनियन वाले क्या कर रहे हैं, ग्राम प्रधान क्या कर रहा है, वहां का लोकल पार्टियों के नेता क्या कर रहे हैं, क्यों उसको मदद नहीं करते? तो ये जो एक सिस्टमेटिक लूट है, सिस्टमेटिक करप्शन है, उसमें अगर कहिए किसान जो पहली कड़ी है, अगर वो थोड़ा सा विवेकशील तरीके से काम करे तो मुझे लगता है ये लूट हो पाएगी। लेकिन यहाँ समाधान नहीं चाहिए, राजनीति चाहिए। किसान सड़क पे है, राजनीति में हमें हाथ सेकने का मौका है, हम हाथ सेकेंगे। लेकिन गेहूं धान की अगर डिमांड कम है, दूसरी फसलें उगाई जा सकती हैं। इस समय आलू आप कह रहे हैं 50 रुपए किलो बाजार खुले बाजार में है, मंडी में आप जाएंगे 15 रुपए किलो, लेकिन जब आप खुले बाजार तक गेहूं जाता है। बिल्कुल विजय जी, यही तो समझाना है ना, यही तो समझाना है। और अगर ये सही तरीके से समझा दिया जाए तो मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल तो यही है ना कि आखिर इन्फ्लुएंस कर कौन देता है। अनिला जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन मैं चाहूंगा। कृषि मंत्री को हम लोगों ने सुना, होपफुल तो वो नजर आ रहे थे, अपील भी कर रहे थे। क्या उम्मीद की जाए कि डायलॉग से निकल जाएगा रास्ता, क्योंकि किसान तो लग नहीं रहे इस मूड में कि वो डायलॉग से मानने वाले हैं? अनिला जी। जी आयुषी, देखिए सबसे पहले तो मैं जो डॉक्टर सीबी सिंह ने कहा और जो विजय जी ने भी कहा, दोनों अपनी जगह बहुत अच्छी बात की। विजय जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया कि किस प्रकार से एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो ये चीजें चलती हैं, इन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, ये वाकई में सत्यता है। शायद उसी से बचाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया भी था। आपने मुझसे पूछा कि आप होपफुल हैं कि नहीं, मैं कहूंगी कि हाँ, मुझे पूरी आशा है, क्योंकि डायलॉग से ही डायरेक्शन। चलिए अनिला जी, अब मैं माफी चाह रहा हूं, मैं और समय नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे चर्चा यहीं समाप्त करनी होगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अब कृषि मंत्री की तरफ से जो बातें कही गई हैं, किसान उसको कितना मानते हैं और क्या वाकई में डायलॉग से ये हल निकलता है, ये अब 9 तारीख को ही स्पष्ट होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।